या तो हमारी एक क्लास हो चुकी है थर्मोकेमिस्ट्री की। एक क्लास हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के दरमियान का डिफरेंस क्या होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो स्टडीड यूनिट्स ऑफ हीट। बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट हमने देखे थे, जूल, कैलोरी, BTU, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। और उसके बाद हमने देखा था लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम था। ठीक है, चलो आगे। ओके या अच्छा ठीक है, होपफुली अब नज़र आ रही होगी। अच्छा, तो हमने लास्ट टेम्परेचर और हीट के दरमियान में डिफरेंस देखा था। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि एक सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उन दोनों का जो सम है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। यानी कि इनके अलावा जो जितनी भी पॉसिबल एनर्जी मौजूद है एक सिस्टम में, वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब इंटरनल एनर्जी को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, IE भी लिख सकते हैं आप, बट इसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप E भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में U लिखा जाता है इंटरनल एनर्जी के लिए और कुछ के अंदर E लिखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझता हूँ यहाँ पे। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिस्टम में हीट दे रहे हो, सिस्टम से मुराद कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो सिस्टम है। अब यहाँ पे मेरे पास एक वाटर बीकर है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर इसको एनर्जी देती हूँ, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो अपने ऊपर काम करके इस पिस्टन को जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। सही है, क्योंकि ये एक मूवेबल पिस्टन है। हाँ, यहाँ पे हम लोग इमूवेबल पिस्टन भी लगा सकते हैं। वो पिस्टन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। खैर, तो ये मैंने यहाँ पे एक सिस्टम में एक वाटर बीकर ले लिया और इसके ऊपर आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, मूव हो सकता है ये पिस्टन। मैंने इस सिस्टम को हीट दी। ठीक है, हीट को आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इंटरनल एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट, हीट का यूनिट, सबका यूनिट क्या है, जूल है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हीट दी इस सिस्टम को। अब ये जो हीट है ये क्या करेगी, अल्टीमेटली ये हीट आपके पास दो काम कर सकती है। पहला, फर्स्ट, ये इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, राइज करवाएगी। दूसरा काम जो ये हीट कंट्रीब्यूट कर सकती है वो है वर्क डन। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो वर्क डन कर सकता है इस पिस्टन के ऊपर। सही है, तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो आपके पास इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड। सही है, तो आपने देखा कि जब भी आप हीट देते हो सिस्टम को, तो या तो वो वर्क डन करेगी या तो वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को राइज करवाएगी। तो इसीलिए हमारे पास जो इवन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि आप जो हीट देते हो सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है। ये हमारे पास इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की। खैर, अभी हम इसकी बात नहीं करें, मुझे आपको जस्ट ये समझाना था कि इंटरनल एनर्जी क्या है। जो आप हीट दे रहे हो उसने मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम ही क्या होता है, एग्जैक्टली ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर को तो देख लिया था। टेम्परेचर हमारे पास एवरेज इंटरनल एनर्जी होती है या फिर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, क्या कोई और टाइप्स भी होता है काइनेटिक एनर्जी के?
आई गेस इसके बारे में मैंने बात की थी पहले, या एनी आइडिया? काइनेटिक एनर्जी के और कौन से आपके पास टाइप्स होते हैं? या सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सॉलिड्स में आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी एक दूसरे से करीब होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई ऐसा सच मोशन नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरीके से हमारे पास जब बात आती है लिक्विड्स की, तो उनके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल के दरम्यान में कुछ थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा दूसरी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। और गैसेस में हमारे पास, क्योंकि पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मैक्सिमम मोशन होता है और आपके पास सारे पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स देखने को मिलता है। सो ट्रांसलेशनल का मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि जब पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, सही है। सो मोनो एटॉमिक गैसेस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। मोनो एटॉमिक गैसेस किसे कहते हैं? जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक होती है डाई एटॉमिक गैसेस, जो कि आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ऑक्सीजन है O2, ठीक है। तो ये डाई एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक जैसे कि आपके पास 8th ग्रुप के जितने गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। अच्छा, आइडियल गैस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली देखने को मिलती है। अब आइडियल गैस क्या होती है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं हमारे गैसेस वाले चैप्टर में, सही है। एक इमेजिनरी गैस जो कि फॉलो करती है PV=nRT, गैस लॉ को फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है। एक ऐसी गैस जो कि जिसका वॉल्यूम निग्लेजिबल कंसिडर किया जाता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होती है, सही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, KMT हमने पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो वहाँ पे आपने समझा था कि आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस, खैर, उसमें सिर्फ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। सो ये इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मूविंग अहेड, हम लोग 2-3 आज नई टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहला है आपके पास एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? या टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, लेकिन एक कंडीशन पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो टोटल हीट जो होगी सिस्टम की वो एंथैल्पी के बराबर होगी, सही है। सो मैम इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। इसको मैं बड़ा सिंपल करके समझाती हूँ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या आती है कि आप हीट जो दोगे सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी को राइज करने में और दूसरा आपके पास वर्क डन करने में इस्तेमाल हो जाएगी। जो आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, ठीक है, हीट गिवन, वो हीट जो आपने दी है सिस्टम को, वो यूज़ हो गई ये दो चीज़ों में, पहला इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन में, सही है। और ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो आप हीट दे रहे हो, या तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे दोगे आप। सो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये हीट बराबर हो जाती है किसके? एंथैल्पी के। और इक्वेशन हमारे पास सेम ही रहेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स
थर्मोडायनामिक्स सेम ही रहेगा, जस्ट आप हीट की जगह पे इंथैल्पी का इस्तेमाल करोगे अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है देन हीट विल बी इक्वेटेड विद इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सही है, और इक्वेशन वुड रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डेल एच है तो वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सही है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वर्क डन को, जब आप वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल वी। सही है, जिसको नहीं पता ये क्या फॉर्मूला आ गया, देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला। वर्क डन का केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो पी डेल वी होता है, जहाँ पे पी क्या है बेटा? पी प्रेशर है, वी क्या है? वॉल्यूम है। यहाँ पे वी ऐसे नहीं लिखना, आप चेंज इन वॉल्यूम लिखते हो। सही है, सो यहाँ पे अगर मैं ये वाला चीज़ इक्वेट कर दूँ तो पी डेल वी, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। सही है, इंथैल्पी समझ आ गया? ठीक है। अच्छा मैम, व्हाट इफ़ अगर हम लोग कोई और चीज़ कांस्टेंट ले लें? सो जनरली हम लोग प्रेशर की वॉल्यूम की बात कर रहे थे, ये दोनों चीज़ें आप इनमें से एक चीज़ कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूला में हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का ही प्रोडक्ट वर्क डन होता है। सो हमने देखा अभी कि जब आप प्रेशर कांस्टेंट ले रहे थे तो हीट डन किसके, हीट गिवन टू द सिस्टम किसके बराबर हो गई? एंथैल्पी के। नाउ व्हाट इफ हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लें? कांस्टेंट मैम वॉल्यूम ले लें, तो आपके पास जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो इक्वल हो जाएगी किसके? इंटरनल एनर्जी के। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। At constant pressure, the heat of the system is equal to yes, and at constant volume, the heat given to the system would be equal to कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो हीट आपने दी है सिस्टम को वो किसकी इक्वल हो जाएगी? नो देखो, प्रेशर पे इंथैल्पी की इक्वल होगी, वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखोगे तो हीट किसके इक्वल हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के। E इज़ फॉर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे U भी लगा सकती हूँ, बट या इट्स फॉर इंटरनल एनर्जी। यू गेट इट नाउ? सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का अगर मैं इक्वेट करूँ तो इंटरनल एनर्जी would be equal to या सो क्या बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो बराबर हो जाती है किसके? इंटरनल एनर्जी के। नाउ हाउ इज़ दैट सो? इसके पीछे रीज़न है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन को यहाँ पे अगर हम लिखें तो पी डेल वी के इक्वल होता है। ठीक है, सो हमने बात की थी कांस्टेंट प्रेशर की, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट बराबर हो जाती है किसके? एंथैल्पी के, विच इज़ डन। वी आर क्लियर विद दैट। मूविंग अहेड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है मैम? कांस्टेंट वॉल्यूम पे एज यू कैन सी बेटा, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या है? ज़ीरो है। सो तब मैंने आपको बताया कि हीट बराबर होगी किसके? इंटरनल एनर्जी के। तो उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे खोल के फॉर्मूला लिख दिया है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है। सो चेंज इन वॉल्यूम अगर ज़ीरो है मेरे पास, सो ये पूरी वर्क की जो इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। करेक्ट? ठीक है, तो एंस प्रूफ कि आपके पास जो हीट है वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, गॉट इट?
अच्छा, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट। आगे चलते हैं। सो एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये इक्वेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कांस्टेंट आपके पास, आई एम सॉरी मैंने अभी वॉल्यूम का इस्तेमाल किया बट मैं प्रेशर, आई वांटेड टू से प्रेशर, ठीक है, माजरत। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट बराबर होती है एंथैल्पी के, ठीक है, ओके। जहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी डेल एच आएगा। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी इक्वेशन क्या होती है? पी डेल वी। सो enthalpy is the total heat energy of system at constant pressure, ठीक है, ओके। अब जो एंथैल्पी है एक रिएक्शन की, वो आप कैसे निकालते हो, वो एक अलग हमारे पास टॉपिक है। इट्स इंटरेस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट आई थिंक इन टुमारोज क्लास। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमारे पास एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है। जब भी आपको एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो आप हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर निकालती हो। वो कंडीशंस क्या है? पहला, हमारे पास टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, प्रेशर शुड बी 1 atm। सो अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करके एंथैल्पी ले रहे हो एक सिस्टम की, और एंथैल्पी आप कभी भी इस तरीके से एक रिएक्शन की नहीं निकाल सकते। एंथैल्पी आप हमेशा चेंज में निकालोगे, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पीज, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा, सही है। आप एंथैल्पी ओवरऑल रिएक्शन की नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो अगर आपके पास ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो यहाँ पे जो आप एंथैल्पी लोगे दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, सही है। और इसे आप यहाँ पे इस तरीके से शो करते हैं। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। आगे हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। सबसे पहला उसमें आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एक सिस्टम में कितनी डिस्टर्बेंस है, एक सिस्टम में कितने पार्टिकल्स मूवमेंट में हैं, काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो एंट्रोपी कहलाती है, ठीक है। जैसे ये यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम जो है वो हमेशा फ्यूचर की तरफ जा रहा है, सही है, मोर टू अ मोर डिस्टर्ब्ड स्टेट। इसी को आप कहते हो एंट्रोपी, ठीक है। अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो है, यानी कि उस सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, अगर एक रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंथैल्पी अपना एंट्रोपी की वैल्यू होगी। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो यानी कि ये ए और बी मिलके सी तो बनाया है इन्होंने, लेकिन सी दोबारा से कन्वर्ट हो गया किसमें? ए और बी में। तो इसके लिए जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो एंट्रोपी होती है बेटा वो ज़ीरो होती है, ओवरऑल डिस्टर्बेंस ज़ीरो आती है। अब एंट्रोपी को आप एस से दिखाते हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका यूनिट आप निकाल सकते हो। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। सो जूल पर केल्विन, सही है। ये है आपके पास एंट्रोपी। उसके बाद हमारे पास हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। एक कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, सही है। यहाँ पे एक पीस ऑफ कोई भी केमिकल मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये जो केमिकल मैंने लिया यहाँ पे, ये केमिकल की मुझे टेम्परेचर था 25 डिग्रीज, ठीक है। मैंने इसे कुछ ना कुछ हीट दी, ठीक है, और हीट देने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो जितनी भी मैंने अमाउंट ऑफ हीट दी, मैं ये वेट करी थी कि यार इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाए बेटा? इंक्रीज़ हो जाए। तो जैसे ये 25 to 26 हुआ, मैंने कहा ये जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे मैंने दी है ना, 1 जूल 2 जूल जितनी भी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी में हमारे पास? हीट कैपेसिटी। So heat which is required, which is needed to raise temperature of a body by 1 degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे कितनी हीट लगी वो टेम्परेचर को राइज करने में, वो कहलाती है हीट कैपेसिटी,
सही है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये वही चीज़ है जिस थोड़ा सा फैंसी कर दिया, ठीक है, थोड़ी कंडीशंस लगा दी। जो पहले मैं सब्सटेंस ले रही थी ना, अब ये सब्सटेंस मैं क्या करूँगी, इसका मास देखूँगी कि यार इसका मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। अगर इसका मास जो है 1 ग्राम, किलोग्राम दोनों ले सकते हो आप, क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम है तो मैं यहाँ पे किलोग्राम पे बात कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम मास ले लिया और फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे अब जो मैं हीट दूंगी, अच्छा किसी के यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे मास कितना ले लिया, 1 kg ले लिया। अब मैं जो हीट दे रही हूँ इस सब्सटेंस, ये 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री राइज करने के लिए, तो यहाँ पे जो हीट होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। स्पेसिफिक यानी कि मैंने स्पेसिफिक कर दिया उसका मास। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो मोल है सब्सटेंस के, मैंने कहा 1 मोल मैंने लिया है, अब यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी 25 से 26, मतलब 25 डिग्री से 26 डिग्रीज तक जाने में 1 डिग्री जो टेम्परेचर राइज हुआ है, ये 1 मोल सब्सटेंस का यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। सही है, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारे पास सी से रिप्रेजेंट की जाती है, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी टी, ठीक है। अब मैंने इसे कैसे याद किया, इट्स वेरी सिंपल। इट्स आई हैव दिस वेरी कूल ट्रिक दैट रियली हेल्प्ड मी, माइट हेल्प यू, ठीक है। या फिर अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हो जिस तरीके से आप इसे याद कर सको। देखो, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास सेकंड क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसका क्या होता है, फार्मूला CMT होता है। देखो हम बात करेंगे इसकी हीट कैपेसिटी की, तो अगर मुझे यहाँ पे हीट कैपेसिटी निकालनी है तो बराबर हो जाएगी किसके, हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर की। ना इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने एंट्रोपी से, क्योंकि एंट्रोपी क्या था, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर था। यहाँ पे क्या है, हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, सही है। तो फॉर्मूला ये बनेगा, ये C का फॉर्मूला हमने निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी C है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे टेम्परेचर के साथ, आप क्योंकि मास की बात करें तो मास आ गया फॉर्मूला में, और ये मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे ले लिए। कैसे याद करें मैम इसको, ये तो बड़े कंफ्यूजिंग है तीनों ही। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो आपने अपने हाई स्कूल्स में क्या दिए होंगे, CMT टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से याद किया हुआ है CMT। सो हीट इज़ इक्वल टू CMT जो वीकली टेस्ट हुआ करते थे, सो मेरे हाई स्कूल में तो थे, इस वजह से CMT से मैंने याद किया हुआ है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CMT, ये एक हो गया आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। जब आपको इसे कन्वर्ट करना है हीट कैपेसिटी में, सो यू आर गोइंग टू ड्रॉप द M। अगर आपको इसे बनाना है फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, देन यू आर गोइंग टू ड्रॉप N, ठीक है। और इस तरीके से आप इनके यूनिट्स भी बता सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे हीट कैपेसिटी का यूनिट निकालना है, क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। रिमेंबर हमारे पास इफ़ यू आर कंसर्न कि ये मुझे याद करने नहीं करने फॉर IMET, सो let me just say कि it's always recommended to keep the important information in mind, but if you think okay these units are not very important, ये कभी directly नहीं पूछे जाते, then that's correct, but it's always recommended। इतना कोई मुश्किल बात नहीं है याद करना, ठीक है। so I'm sure you can do it। okay, वन मोर थिंग, आपने देखा अभी कि एंट्रोपी का जो यूनिट था मैम वो भी जूल पर केल्विन था और ये भी जूल पर केल्विन है, तो ये क्या कोई गलती हुई है, नहीं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। दो क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, या
जूल पर केल्विन। सो जूल पर केल्विन तो हीट कैपेसिटी का है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या यस, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी को बताएं तो ये क्योंकि n है तो वहाँ जाके इसका यूनिट मोल होगा, तो जूल पर मोल केल्विन किसका यूनिट होता है, अपना मोलर हीट कैपेसिटी का। लास्ट टर्म छोटी सी यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है लेटेंट हीट की, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट हमारे पास, देखो जब भी आप एक सिस्टम को हीट दोगे तो ये हीट जाके इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक है। यानी कि अगर इसका टेम्परेचर 25 से 26 हो गया तो यहाँ पे जो हीट थी इसको मैं क्या कहूँगी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है और मैं इसको हीट देती हूँ, सो रादर देन राइजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो मेरे पास सिस्टम था इसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है, इसकी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई, सही है। अगर ये मेरे पास लिक्विड में था तो मैंने इसको हीट दी, इसका ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे जो भी हीट मैंने दी इसको, अभी वो हीट टेम्परेचर राइज करने में नहीं काम आ रही, लेकिन वो हीट क्या कर रही है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर। ये लिक्विड में था तो ये आपके पास क्या होगा, बॉयल हो, पानी है तो बॉयल होकर यहाँ पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हीट मैंने दी सिस्टम को वो टेम्परेचर नहीं राइज करी, अगर टेम्परेचर राइज करेगी तो वो हीट कैपेसिटी कराएगी, अगर वो स्टेट को बदल रही है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, so that heat का amount is called as latent heat, ठीक है। state को आप phase भी कहते हो। so heat required to change phase of the matter या फिर state of the matter without changing temperature, ठीक है। इसका आपके पास जो फार्मूला होता है वो ml की इक्वल होता है, एन ml मेरे ख्याल से आसान है याद करना, ml हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो ये जी आपके पास क्या है, फार्मूला है लेटेंट हीट का। लेकिन लेटेंट हीट आपके पास L से रिप्रेजेंट करते हो आप इसे, Q देखो हीट का है, M सिंबल है मास का, और L जो है वो लेटेंट हीट का है। तो अगर मुझे लेटेंट हीट का फार्मूला निकालना है वो बराबर हो जाएगा हीट अपॉन मास के। तो यूनिट क्या हो गया बेटा, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर, ओके। मूव इन अहेड, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म, इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि दैट्स नॉट आवर मेन फोकस, ये प्रायोरिटी नहीं है, तो इसको जस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है इन ऑर्डर टू जस्ट हैव एन आइडिया कि अगर ये आपको टर्म कहीं दिखे तो घबराना नहीं है। सो गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, डेल जी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिस्टम में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए, वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को दूसरी कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं कि इट्स सम ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, बट इन सिंपल वर्ड्स एनर्जी एक सिस्टम में जो काम करने के लिए इस्तेमाल हो वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको काम आ सकते हैं, और ये पॉइंट्स आई गेस मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी बताए थे। क्या थे वो पॉइंट, सबसे पहली बात आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा उसका हमेशा, पहली बात एंथैल्पी की बता दूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, और इसका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो इसका चेंज इन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है, और इसका गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या है, पॉजिटिव है,
ठीक है। सो रिमेंबर, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस जितने भी हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, 0 है। फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए नेगेटिव होगी गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये क्या होता है? देखो, एक ऐसा रिएक्शन जिसको आप, जो रिएक्शन खुद से हो जाए, उसको आप कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत ना हो, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो इस वजह से इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव को आप ये भी लिख सकते हो ना, लेस देन 0 होती है। लेस देन 0 नेगेटिव होगा, बात सेम ही है। इसी तरीके से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादातर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक का मैंने अभी आपको बताया था, इनकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इरिवर्सिबल के लिए अगर वो एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी भी पॉजिटिव है उनकी। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उनके लिए नेगेटिव एंथैल्पी होगी और नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है 90% ऑफ द टाइम, सो इसलिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्योंकि एंडोथर्मिक होते हैं तो इसलिए इनकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हम करेंगे अब कंटिन्यू नेक्स्ट हमारी क्लास में। मुझे बता दो कि यहाँ तक अगर आपको कोई